बना लेना, आज का टॉपिक नाम है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम क्या है, लिखो, इट इज अ नेटवर्क। क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, इट इज अ नेटवर्क, इट इज अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ जनरेशन, दूसरी चीज ट्रांसमिशन, और तीसरी चीज डिस्ट्रीब्यूशन। एक नेटवर्क है ये, ठीक है। अब पावर सिस्टम और नेटवर्क रह गया हमारा, ध्यान से सुनना। अब ये दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है, क्योंकि पावर सिस्टम को भी हम एक नेटवर्क की तरह ही पढ़ते हैं, ये भी एक नेटवर्क ही है, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर सिस्टम के अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे हम सब। एक पढ़ेंगे जनरेशन, कि पावर को जनरेट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे कि ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर लॉसेज होंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन, कितनी वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है। तीसरी चीज पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर होगी इतनी चीज, समझ गए। तो सबसे पहले ये तो तुम्हें पता होगा, एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है, ये देखो, मान लो ये हमने नेटवर्क ये एक लाइन जा रही है, ठीक है। यहां पर पहले तो जनरेट हुआ, जनरेटिंग स्टेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा, जिसको इसने क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया, वोल्टेज यहां पर आई, स्टेप अप कर दिया, तो पूरा यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसमिट करने लग गया फिर वोल्टेज को। फिर आगे मैंने कंज्यूमर एंड दिखा दिया, फिर उसके बाद फिर एक जनरेटिंग वो क्या सब स्टेशन दिखा दिया, फिर से ट्रांसफार्मर दिखा दिए। तो ये क्या है कि ये जो पूरा मैं बना रहा हूँ, ये क्या एक नेटवर्क है। आपस में एक दूसरे के इक्विपमेंट क्या है, कनेक्टेड है। जब कई सारे इक्विपमेंट एक ही लाइन से कनेक्ट हो, उसको हम क्या कह देते हैं, नेटवर्क कह देते हैं। क्लियर होगी इतनी चीज। तो ये क्या एक नेटवर्क है, समझ गए इतनी चीज। तो इसके अंदर तीन चीजें हैं, एक तो है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले ये समझो कि जनरेशन हम कितनी वोल्टेज पे करते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो कितनी वोल्टेज पे बनती है, 11 या फिर 33 केवी पर। जो हम वोल्टेज को जनरेट करते हैं वो 11 या फिर 33 केवी पर जनरेट करते हैं। क्लियर होगी। जो भी हम बिजली को बनाते हैं वो या तो 11 केवी पर या तो 33 केवी वोल्टेज पर। ये वोल्टेज है ना, किलो वोल्ट, इतनी वोल्टेज पर हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ध्यान से समझना, जनरेट हम 11 और 33 किलोवाट पर ही करते हैं। जब हम ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करने के लिए हम कौन सी वोल्टेज को यूज करते हैं, 132 आ गया, 220 आ गया, 400 आ गया, और अब तो 765 भी आ गया। ये सब क्या है, ये सब केवी में है, ध्यान रखना, किलो वोल्ट में है। 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और 765 केवी। अब जो हाईएस्ट, ये समझ के चलना, जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है अपने इंडिया में अब कौन सी है, 765 केवी। हाईएस्ट जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है हमारे इंडिया के अंदर वो कौन सी है, 765 केवी। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे कई तरह की वोल्टेज यूज होती है। अगर मैं कंज्यूमर की बात, अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात कर दूं तो वो तो 440 वोल्ट 11 केवी की वोल्टेज भी यूज करते हैं, कई 33 केवी की वोल्टेज भी यूज करते हैं। समझ गए इतनी चीज। और दूसरी चीज मैं बात कर दूं, अगर हम बिल्कुल ही अपने घरों की लेवल की बात कर दें, घरों में तो अगर बाहर जो तारों पे वोल्टेज आ रही होती है वो कितनी आ रही होती है, 400 वोल्ट। हमारी जो बाहर तारों पे वोल्टेज आ रही होती है वो कितनी आ रही होती है, 400 वाट। ये मैं अपने घरों के अंदर की बात नहीं कर रहा, आखिर हमने तो बाहर तारों पे देखनी है ना वोल्टेज कितनी आ रही है। जब हम पावर सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते हमारे घर के अंदर कितनी आ रही है, हम ये देखते कि हमारे घरों के बाहर तारों पे कितनी आ रही है। 400 से 415 वेरी करता है, समझ गए। 400 वोल्ट हमारे घरों के बाहर आ रही होती है, ये ध्यान रखना। 440 मत लिख देना इसको, 440 नाम की कोई वोल्टेज नहीं होती, वो गलत है, ठीक है, प्रूव कर देंगे बाद में। 400 वोल्टेज हमारे घरों के बाहर वाली जो तीन लाइनें होती हैं, लाइन टू लाइन जिसको वोल्टेज कहते हैं, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है। कौन सी वोल्टेज होती है, लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है। ये सभी कौन सी वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। सभी कौन सी वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज है, फेस वोल्टेज कोई नहीं है। जब हम घरों के अंदर की बात करें, जब हम घरों के अंदर की बात करें तो हमारी कितनी वोल्टेज आ जाती है, 220 से 240 वोल्ट। ये अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं फेस वोल्टेज की। समझ गए, मतलब एक लाइन और एक न्यूट्रल। समझ गए इतनी चीज।
ये पूरी चीज क्लियर हुई कि नहीं? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जनरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है, 11 या फिर 33, दोनों में से एक वोल्टेज वो तुम्हें ऑप्शन में दे देगा, या दोनों ही दे देगा, बोथ ए एंड बी करके भी मार्क कर सकता है। उसके बाद पूछेगा कि हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज हमारे इंडिया में अब तक कौन सी है, तो वो कौन सी है, 765। ध्यान रखना 765 उल्टा चल रहा है, 765 नंबरिंग उल्टी चल रही है, 765। समझ गए इतनी चीज? अगर ये मत लिख देना 700 से 750 आ गया वहां पे, तो वो ना मार्कर आना, मैं तभी बता रहा हूं नंबरिंग उल्टी चल रही है, 765। क्लियर होगी? उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे ये तुमसे नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा हमारे घरों के बाहर कितनी वोल्टेज आ रही होती है, तो वो 400 से 415 तक वेरी करती है, 400 से 415 तक वेरी करती है। वो वेरी क्यों करती है? अगर इनपुट ट्रांसफार्मर का वेरी करेगा तो डेफिनेटली उसका आउटपुट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आउटपुट वेरी करेगा। क्लियर होगी कि नहीं? इतनी बात क्लियर होगी? तो ये पावर सिस्टम इट इज अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ द वेरियस इक्विपमेंट, ठीक है, या फिर कंसिस्टिंग ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कह लो या, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर होगी? समझ गए? अब इसके अंदर सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, जनरेशन पढ़ेंगे, कि वोल्टेज को जनरेट कैसे किया जाता है, ठीक है। हालांकि तुमने अभी पढ़ा होगा, हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा होगा ना, क्या होता है, डैम बांध देते हैं, ऊपर से नीचे पानी आता है, वो स्टोर, वो तो कॉमन चीज होगी ना, वो तो फिर 10th लेवल की बात होगी। उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हेड होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के टरबाइन होते हैं, कौन कौन से जनरेटर्स यूज किए जाते हैं, वो हमारे क्वेश्चन, वो हमारे पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट को नॉर्मल नहीं लेना। तुमने पढ़ा हुआ है, मैं मानता हूं तुमने पढ़ा, बट वो तुमने नॉर्मल पढ़ा हुआ है कि ऊपर से पानी नीचे आता है, टरबाइन के ऊपर घूमता है, वो बिजली जनरेट होगी। बट उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स का काम क्या है, समझ गए इतनी चीज, और कितने तरह के टरबाइंस हम यूज करते हैं, वो सारा कुछ पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हेड होते हैं, समझ गए। तो अब जो डायग्राम बनाऊंगा वो साथ के साथ बना लेना। तो सबसे पहले हमारा जो जनरेशन है वो कौन सा पढ़ रहे हैं, अरे बस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ा सबने होगा, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ा सबने होगा, बट इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुमने कभी नहीं पढ़ी होंगी, कभी नहीं पढ़ी होगी, तो डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये रिजर्वायर है, जहां पर रिजर्वायर क्या होता है, जहां पर पानी को स्टोर करते हैं, डैम लगाकर ही पानी को स्टोर किया जाता है पीछे, ठीक है। पेनस्टॉक, पानी को ले, पाइप जहां से पानी जाएगा, किसकी बनी होती है पता? इनलेट, यहां से इनलेट वॉल जाएगी, इनलेट यहां से गेट्स लगे होंगे। अच्छा गेट्स के नाम पता? जो यहाँ पर गेट्स होते हैं वो कौन से गेट्स होते हैं, नहीं वो नहीं पता। स्पिलवे में भी एक गेट्स होता है, वो पता? नहीं पता। चलो इसको ट्रैश रैक कहते हैं, ये तो पता होगा। जब इनलेट पानी को अंदर लेके जाते हैं, ये जो पेनस्टॉक में पानी भेजेंगे हम, डैम के गेट्स ओपन करेंगे तभी पानी अंदर जाएगा पेनस्टॉक के अंदर, ये ट्रैश रैक लगा होता है, ठीक है। पेनस्टॉक, सर्ज टैंक, नोजल, यहाँ पर एक नोजल लगी होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, टरबाइन, या टरबाइन के ब्लेड्स हो गए, ठीक है। टरबाइन का ब्लेड जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट होगा, जैसे ही टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के ब्लेड्स घूमेंगे, वो जनरेटर के शाफ्ट को भी घुमाएंगे। सिंपली वही हमारे घरों के पास जो जनरेटर लगे होते हैं, हम हाथ से चलाते हैं, इसको, इसके शाफ्ट को इसने टरबाइन से चलाया, तो जैसे ही ये शाफ्ट घूमेगा इसके अंदर करंट जनरेट होगा। जनरेटर का तो काम तुम्हें पता ही है ना। अब जो यहाँ पर जनरेटर लगा होता है वो कौन सा जनरेटर होता है जनरेटिंग टाइम पे? सिंक्रोनस। कहां से तुम शंट ले आए डीसी? सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर लगा होगा, सिंक्रोनस जनरेटर पावर जनरेटर करेगा, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर को फीडअप करेगा फॉर द ट्रांसमिशन, ठीक है। इतनी बात समझ गए। जनरेटिंग का जो वोल्टेज होगी वो तुम्हें पता ही है, 11 या 33 केवी होती है, ठीक है। अब इसका मेन काम समझो। सबसे पहले समझो हाइड्रो पावर प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। पहले तो होता है कि हम या तो सिंपली डैम बना दे, एक तो होता है डैम वाला, ठीक है, जिसमें हम डैम बनाकर पानी को पीछे ही स्टोर कर लेते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? एक रन ऑफ रिवर होता है, रन ऑफ
रिवर। ध्यान से सुनना इतनी बात को, क्वेश्चन बने हुए हैं यहीं से वो पकड़ता है, ये नॉर्मल चीजों में से नहीं पकड़ेगा, वो यहीं से पकड़ेगा। दो टाइप के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, एक तो डैम वाला होता है, एक रन ऑफ रिवर वाला होता है। डैम वाला वो होता है जिसके अंदर हम डैम तो बनाएंगे और पीछे पानी को स्टोर कर लेंगे, रोक के रखेंगे, मतलब पानी को आगे बहाव नहीं करने देंगे, बहाव नहीं जाने देंगे। रन ऑफ रिवर वो होता है कि नदी बह रही है कंटिन्यूसली, फ्लो में, काफी फ्लो में बही जा रही है, उसका कंटिन्यूसली पानी हम यूज करी जा रही है, जो तेज रफ्तार में ऑलरेडी है, ठीक है, उसका हमें वो उस रिवर को क्या कहते हैं, रन ऑफ रिवर, जिसका पानी ऑलरेडी तेज बहाव में बह रहा है, ठीक है। अब जो रिवर खड़ी है, जो कंटिन्यूसली उसका फ्लो नहीं है, जिस रिवर का फ्लो नहीं है कंटिन्यूसली, उस रिवर के आगे हम क्या बना देते हैं, डैम बना देते हैं, क्योंकि उस रिवर के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अभी मैं बताऊंगा, उस रिवर के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। उसकी काइनेटिक एनर्जी लेने के लिए हम उसको क्या करते हैं, पहले उसके लेवल को रेज करते हैं, ठीक है, उसके लेवल को रेज करते हैं, डैम बनाकर उसकी हाइट को रेज करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर कर लेते हैं। अब तुम्हें पता है कब कोई भी चीज एक ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगी, उसका नीचे वाला गेट खोलोगे तो वो बहाव से ही आएगा ना, समझ गए ना। अगर ये रूम को मैं पानी से भर दूं और वो शटर का थोड़ा सा हिस्सा खोलूं तो वो बहाव से ही पानी आएगा ना, ठीक है। तो वो क्या है, जो बहाव से पानी आता है, जो स्पीड है वाटर की, वो स्पीड क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी एक नॉर्मल खड़े हुए पानी के पास कोई काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो उस खड़े हुए पानी को ही हमें काइनेटिक एनर्जी, उस पानी की काइनेटिक एनर्जी बनानी है, तो उसके आगे क्या लगा दो, एक डैम लगा दो। वो पानी क्या होता रहेगा, टाइम टू टाइम इकट्ठा होता रहेगा, जैसे जैसे पानी उसका ऊपर जाता जाएगा, फिर नीचे वाला गेट खोल दो और वो पानी का बहाव एकदम से नीचे को आएगा। और ये जो पेनस्टॉक है वो टेढ़ी करके लगाई जाती है, बिल्कुल सीधी नहीं लगाई जाती हॉरिजॉन्टल में, वो इसलिए लगाई जाती थी ताकि काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाए पानी की, ठीक है। जितने प्रेशर से पानी नीचे आएगा उतनी तेज ये टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो दो टाइप्स के होते हैं ये डैम। किसके लिए बनाए जाते हैं, डैम्स दोनों में ही बनाए जाते हैं, इतनी बात का ध्यान रखना, डैम्स दोनों में ही बनते हैं। एक रन ऑफ रिवर में भी बनता है, एक जो नॉर्मल खड़ा पानी होता है उसमें भी बनता है। रन ऑफ रिवर में आजकल जो तुमने देखा होगा, रन ऑफ रिवर में डैम को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि डैम जो होते हैं वो फ्लड को कंट्रोल करते हैं। फ्लड को कंट्रोल कैसे करते हैं, मान लो एक रिवर ऑलरेडी काफी फ्लो से बह रही है, ठीक है, काफी फ्लो से एक रिवर बह रही है, अगर उसके अंदर बारिश ऐसी हो जाती है कि उसका पानी क्या हो जाता है, अप हो जाता है, अगर पानी उसका लेवल रेज हो जाता है, तो जो उसके आसपास के गांव में वो तो उसके अंदर पानी फ्लो करना शुरू हो जाएगा कि नहीं। अगर उसी जो बह रही है ऑलवेज, जो एक रेट पर फ्लो कर रही है, तेज स्पीड से फ्लो कर रही है, उसके आगे अगर डैम लगा देंगे और डैम के गेट्स हमेशा ही ओपन कर दें, ये नहीं है कि डैम के गेट्स ओपन नहीं होते, डैम के गेट्स ओपन होते हैं, बट वो क्या होगा, अगर रेनी सीजन में अगर बारिश आएगी तो वो डैम का, वो पानी से उसका लेवल रेज हो जाएगा डैम का, बट आसपास के गांव में नहीं जाएगा, समझ गए कि नहीं। एक नॉर्मल रिवर ऐसे है, नॉर्मल रिवर जिसका फ्लो है ऐसे है, ठीक है। जब इसके अंदर रेनी सीजन टाइम पर जब इसके अंदर बारिश होती है, इसका पानी इस लेवल पर पहुंच जाता है, किस लेवल पर, इस लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये क्या कर देगा, गांव में जाना शुरू हो जाएगा, ये गांव में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको रोकने के लिए हम अगर इतनी हाइट पर डैम बना दें, अगर इतनी हाइट पे ये डैम बना दे, तो ये जो पानी इकट्ठा हुआ वो डैम के पहले इकट्ठा हो जाएगा, डैम के पहले ही रुक जाएगा, ये गांव में तो नहीं जाएगा। हालांकि इसके आगे गेट सदा ओपन रहेंगे, बट जो आगे जो फ्लो होगा वो एक नॉर्मल अमाउंट में होगा फ्लो, ठीक है। जो ये आगे का जो पानी होगा ना, उसका लेवल मेंटेन करके रखेगा, चाहे इसके अंदर फिर इतना ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि गेट से तो एक नॉर्मल अमाउंट में ही पानी निकलेगा ना, चाहे पीछे ज्यादा इकट्ठा हो जाए। हालांकि बारिश कितने दिन, महीना रेगुलरली थोड़ी ना पड़ जाएगी, महीना रेगुलरली थोड़ी ना पड़ जाएगी, हमने तो उसको इतने लेवल को बचाने के लिए इतना बड़ा डैम लगा दिया, समझ गए। तो डैम ऑलवेज कंट्रोल द फ्लड। तो डैम्स दोनों पे ही बने होते हैं, डैम्स दोनों पर ही बने होते हैं, रन ऑफ रिवर पे भी बना होता है। हालांकि रन ऑफ रिवर पर डैम के जो पीछे का पानी होता है उसके साइड पर हम क्या बना देते हैं, एक साइड से एक मतलब एरिया बना देते हैं,
उसको डाइवर्ट करके उसके आगे क्या लगा देते हैं, फिर उसको डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट करके आगे उसके लगा होता है एक 4 वे, वो भी मैं बताऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। 4 वे लगा होता है, उसको यूज करते हैं, उसके पानी को यूज किया जाता है रन ऑफ रिवर में। समझ गए इतनी चीज? क्लियर हुई इतनी चीज? तो ये मेरा जो था ये डैम वाला था, अभी जो ये वाला जो खड़ा पानी है उसको हमने क्या करा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसके पानी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ऊपर तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये समझा रहा हूं, वो बाद में समझाऊंगा। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, तुम्हें पता है कि जो भी पानी रुका हुआ है, जो भी पानी रुका हुआ है उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और ये जो टरबाइन होते हैं तुमने देखे नहीं होंगे, अगर ये जो टरबाइन होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के जो टरबाइन होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। इसको तुम अगर पानी की बोतल घेर कर चलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए बहुत सारे हैवी अमाउंट में वाटर का फ्लो चाहिए, प्रेशर चाहिए, ठीक है। नहीं होते, मोटर के कभी वो ब्लेड्स खराब होते हैं जल्दी से, कितने कितने साल तक चल जाते हैं। तो ये जो ब्लेड्स होते हैं, ये टरबाइन को तुम पानी की बोतल घेर कर, तुम ये नहीं है कि इसके टरबाइन चला दोगे, इतने ये हल्के नहीं होते। ये इसको चलाने के लिए हैवी फ्लो का रिक्वायरमेंट होती है, वाटर के हैवी फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, तेज प्रेशर से पूरा पानी आवे। समझ गए? अरे नहीं होते गुरुजी, नहीं होते। अरे लगता होएगा कोई, पर चीज की लिमिट होती है ना। समझ गए इतनी चीज? अब इस चीज को समझ के चलना कि हमने डैम बनाया एक खड़े पानी के ऊपर। क्या बनाया? एक खड़े पानी के ऊपर। और ये जो डैम बनाए जाते हैं ना, ये मोस्टली कहां बनाए जाते हैं? हिली एरिया में। कहां बनाए जाते हैं? हिली एरिया में, ताकि हमें क्या मिल सके, एक ऐसी हाइट मिल सके ऊंची, ठीक है। क्या मिल सके? ऐसी हाइट। जैसे मान लो अब हमने नॉर्मल यहाँ पिंडो गांव में पावर प्लांट बना दिया, हाइड्रो पावर प्लांट, जो ये पेंस्टो की लाइन है वो नीचे तक जानी पड़ेगी, काफी नीचे तक लेके जानी पड़ती है, ठीक है। टेढ़ी बनाई है ना, तो अब क्या हम जमीन के अंदर खुदाई करेंगे? ऐसे तो नहीं होता ना। उधर तो पहाड़ होते हैं, एक पहाड़ के ऊपर डैम बना दिया जहां पर रिवर बह रही है और उसके नीचे तक ले गए हम पेंस्टोक को। उधर से पेंस्टोक लानी आसान है या हमारे नॉर्मल यहाँ गांव पिंडों में है? हिली एरिया में है, तो सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट कहां बनते हैं? ज्यादातर हिली एरिया में। इतनी बात समझ गए? फिर हमने क्या करा, यहां पर एक कोई भी रिवर थी जिसका बहाव नॉर्मल था या खड़ा था पानी, उसके आगे डैम बना दिया, ठीक है। डैम बना के पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, डैम बनाया और पानी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि जो भी एक नॉर्मल बॉडी होती है ना, नॉर्मल बॉडी होती है, नॉर्मल बॉडी के पास भी एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है? मान लो मैं खड़ा हूं इधर, मेरे पास भी एक एनर्जी है, तुम बैठे हो तुम्हारे पास भी एक एनर्जी है, तुम सो रहे हो तुम्हारे पास भी एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, कभी इतना ध्यान दिया कि ये काइनेटिक एनर्जी को हमें, ये पानी को स्टोर क्यों करते हैं, और ये जो डैम होते हैं ये ऊंचे ही क्यों बनाए जाते हैं? ये जो डैम्स होते हैं, अगर हमारे रिवर का पानी, अगर हमें हमारा जो नॉर्मल रिवर का लेवल है वो इतना है, हम डैम इतना बना दें, इससे थोड़ा सा ऊंचा बना दें, क्या फर्क पड़ेगा? और थोड़ा सा स्टोर हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? पर हमारे जो डैम बने होते हैं वो काफी ऊंचे ऊंचे बने होते हैं। वो किस लिए बने होते हैं? हालांकि इसके अंदर इसको बनाने में कॉस्ट भी तो ज्यादा लगती है, ऊंचा डैम बनाने में कॉस्ट भी तो ज्यादा लगती है, पर क्यों बनाते हैं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? mgh, मास ऑफ अ बॉडी, ग्रेविटी और हाइट। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? हाइट के ऊपर। तो जितनी इसकी हाइट होगी डैम की, उतनी उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसके पास उतनी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या उसका मास चेंज हो सकता है? क्या ग्रेविटी चेंज हो सकती है? तो कौन सी चेंज हो सकती है? हम हाइट चेंज कर सकते हैं। तो जो ये डैम होते हैं काफी बड़े बड़ी हाइट पे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो हमारा पानी है उसकी ज्यादा से ज्यादा हम पोटेंशियल एनर्जी को बना सके, ठीक है। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्लियर होगी इतनी चीज? पोटेंशियल एनर्जी खड़ी बॉडी के पास भी होती है, अगर बॉडी रेस्ट में भी है तब भी उसके पास है एनर्जी।
जो एनर्जी एक नॉर्मल पर्सन के पास तब होती है जब वो या तो बैठा हो, या तो वो खड़ा हो, या तो वो सो रहा हो, कोई भी ऐसी चीज हो जब वो मोशन में ना हो बॉडी, ठीक है। तब भी मोशन के विदाउट भी बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh, मास ग्रेविटी हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो जितनी ज्यादा हाइट होगी डैम की, उतनी ज्यादा उस वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? हमने डैम बना दिया, ठीक है, डैम बना दिया, उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी भी बना दी डैम की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, जब भी हमें पानी चाहिए होगा हम ये इनलेट वॉल्व खोलेंगे। यहां पर इसके पास दो गेट्स होते हैं। क्या होते हैं? गेट्स होते हैं, ठीक है। उस गेट्स के कारण, उस गेट्स को हम जब खोलेंगे, ये जो वॉल्व होता है, इस वॉल्व को क्या कहते हैं? यहां पर एक वॉल्व होता है, जो गेट्स होते हैं, उस गेट को नाम दिया गया स्लुइस वॉल्व। स्लुइस वॉल्व, स्लुइस वॉल्व को, स्लुइस वॉल्व क्या होता है? एक ट्रैश रैक, उसके अंदर क्या होता है, जब हम उस वॉल्व को खोलते हैं तो एक ट्रैश रैक की तरह ही होता है स्लुइस वॉल्व। स्लुइस वॉल्व क्या होता है? एक ट्रैश रैक ही होता है। ट्रैश रैक एक जाली होती है। क्या होती है? एक जाली होती है। जाली के अंदर क्या होता है? जो भी पानी के अंदर रोड़े वगैरह होंगे, ईंटें वगैरह, जो भी कुछ भी होगा, मटेरियल होंगे, मछली होगी, कुछ भी होगा, वो कहां? बाहर ही रुक जाएंगे। सिर्फ प्योर वाटर को ही अंदर आने देंगे, क्योंकि अगर रोड़े वगैरह कुछ भी आ गए अंदर, तो वो तो टरबाइन के बेड्स पे बजेंगे जोर से, जिस कारण टरबाइन खराब हो जाएगा या उसके मोशन में इफेक्ट आएगा। क्लियर होगी? तो प्योर वाटर को अंदर एंटर करवाने के लिए जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, जो भी रॉक्स होते हैं, जो भी मोटी मोटी चीजें होती हैं, वो पीछे ही रोक लेता है, ये अंदर आने ही नहीं देता। तो क्या है? एक ट्रैश रैक है, एक जाली है, बस जाली लगी हुई है, जिसके अंदर से नॉर्मल वाटर आ रहा होता है। और जब हम इस गेट को खोलते हैं ना, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इसके आसे पासे। क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो होल सा क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस कारण क्या होता है, इसमें जो पानी में मछलियां वगैरह होंगी ना, वो पहले ही बाहर हो जाती है, ठीक है, वो पहले ही बाहर हो जाती हैं। वैक्यूम के कारण एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब भी हम इतने पोटेंशियल एनर्जी है, तो तुम्हारे, ये तो हम इधर पढ़ रहे हैं ना बोर्ड पे, जब तुम एक नॉर्मल पानी को खड़ा होता हुआ देखोगे, टेरी डैम देखना, उसने दिखाया हुआ है कि कितने मीटर के हाइट पर पानी को खड़ा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, बहुत ऊंचा बनाया हुआ है। जब हम एक उसका नीचे वाला गेट हल्का सा भी खोलते हैं ना, एकदम बहाव आता है पानी का, एकदम बहाव आता है, जिस कारण उसके अंदर एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है उसके गेट के आसे पासे, स्लुइस वॉल्व के आसे पासे, जिस कारण क्या होता है कि वो जो मछलियां वगैरह होती है ना, वो पहले ही बाहर हो जाती हैं। समझ गए? उसके पास आ ही नहीं पाती। क्लियर होगी? तो यहां पर एक ट्रैश रैक लगा होता है, स्लुइस वॉल्व को ही ट्रैश रैक कहते हैं, मतलब वॉल्व है जिसके अक्रॉस ट्रैश रैक लगा हुआ है। तो वहां पर ये सेडिमेंट्स को और या फिर किसी और एक्स्ट्रा जो अनवांटेड कंपोनेंट्स है उसको डाइवर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डाइवर्ट मतलब सामने नहीं आने देगा, कहीं और भेज देगा। तो नॉर्मल फ्री, पोल्यूशन फ्री वाटर आता है, ठीक है। तो यहां से पानी आएगा तो ये टरबाइन के ऊपर घूमेगा, तो जितनी फ्लो में वाटर। अच्छा, ये जो नोजल है, ये नोजल क्या है, क्या काम करती है? तुमने ये देखा हुआ है कि जब तुम एक पाइप यूज करते हो, पाइप से जो पानी, पाइप पकड़ के अगर तुम किसी बरंडे वगैरह को धो रहे हो, उसके आगे माड़ा सा भी तुम अपनी उंगली लगाते हो, तो वो पानी का प्रेशर तेज हो जाता है, फुहारा सा बनता है कि नहीं? या पाइप के दो हिस्सों को दबा लो तो वो फुहारा सा निकलता है कि नहीं, तेज प्रेशर से। तो वो प्रेशर को तेज करने के लिए यूज की जाती है नोजल। समझ गए? प्रेशर को तेज करने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर एक जेट ड्राइव होता है जो ऐसे तीखा करके लगा होता है, ठीक है। तीखा करके वही चीज होगी, जब हमने दोनों उसको दबाया तो वो तीखा ही हो गया ना, तो वो इसके अंदर तीखा करके लगाया जाता है, जिस कारण जो इसका प्रेशर निकलता है ना पानी का, वो हैवी निकलता है। क्लियर होगी? समझ गए इतनी बात? तो ये नोजल क्या काम आती है, समझ गए इतनी चीज कि प्रेशर को, वाटर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए। अभी हम एक एक चीज समझेंगे, ये तो सिर्फ मैं तुम्हें एक वैसे ही डिटेल बता रहा हूं। पेनस्टॉक पाइप होती है जिसके अंदर से निकलेगा पानी, ठीक है। किसकी बनी होती है? स्टील की या फिर कंक्रीट की। हालांकि अब जो हमें देखने को मिल रहा है वो स्टील की देखने को मिलती है, हमेशा स्टील की बनी होती है। सर्ज टैंक, सर्ज टैंक क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है सर्ज। अब तुमने सर्ज, तुम इलेक्ट्रिकल के बंदे हो, तुम्हें पता होना चाहिए सर्ज का मतलब क्या होता है। सडन चेंज किसी भी पानी के अंदर आएगा। सडन चेंज कब आता है? देखो, जब भी ये जनरेटर है, जनरेटर से बिजली बन रही है, लोड जब कम हो जाता है, लोड जब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो इसके जो टरबाइन होते हैं ना, वो घूमना फास्ट शुरू कर देते हैं, मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। जब लोड कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी।
ठीक है, अगर लोड ज्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो तो मोटर की भी बात करो ना, मोटर के शाफ्ट के ऊपर अगर तुम लोड ज्यादा पाओगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर लोड हल्का होगा तो वो फास्ट फास्ट घूमेगी कि नहीं, समझ गए। तो जब कभी भी लोड ज्यादा हो जाता है एकदम से, या कभी कभार लोड कम हो जाता है एकदम से, तो उस कारण जो टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करते हैं, वेरिएशन आता है स्पीड के अंदर, इसके आगे एक क्या लगा होता है, गवर्नर लगा होता है। गवर्नर क्या डायरेक्ट करता है, समय के चलना। अगर किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट में गवर्नर नहीं होगा ना तो हाइड्रो पावर प्लांट काम नहीं करेगा। गवर्नर का मतलब क्या होता है, कभी भी लोड अगर चेंज होता है, लोड अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है, जैसे मान लो लोड क्या हो गया, तेज हो गया, मतलब हाई हो गया, लोड क्या हो गया, हाई हो गया, उसके अंदर इस टरबाइन की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। अब वो गवर्नर क्या कहेगा, टरबाइन की स्पीड होगी या स्लो, लोड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें टरबाइन को क्या करना पड़ेगा, हाई स्पीड पे रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है उधर। डिमांड बढ़ने के लिए वो गवर्नर के इसको कह रहा है कि हाई स्पीड पे रोटेट करवाना पड़ेगा। हाई स्पीड पे इसको कैसे रोटेट करवाएंगे, वाटर का प्रेशर बढ़ा दो। वाटर का अगर प्रेशर बढ़ाओगे तभी तो ये हाई स्पीड पे रोटेट करेगा। गवर्नर क्या कहेगा कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, गवर्नर क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा पानी मांगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर लोड कम हो जाता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी स्पीड को फिर गवर्नर क्या कहेगा, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है, लोड जितना था उतनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। इसकी स्पीड कम कैसे होगी, जब हमारा पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पानी के प्रेशर को रोकेंगे कैसे, पानी के प्रेशर को रोकेंगे कैसे, यहां पर एक वॉल्व लगी होगी जो पानी के प्रेशर को रोकेगी, मतलब पानी आगे आने नहीं देगी, समझ रहे हो नहीं, तेज प्रेशर में पानी को आगे आने से रोकना है। क्योंकि गवर्नर क्या कह रहा है कि लोड हो गया कम और हमारा टरबाइन के ब्लेड्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा वैल्यू में रोटेट कर रहे हैं, हाई स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं। लोड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इतनी स्पीड पे रोटेट करवाने की टरबाइन को जरूरत नहीं है, इसको स्पीड को कम करो। तो स्पीड को कम करने के लिए हमें पानी के बहाव को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो सडन चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है पानी, कभी ज्यादा चाहिए पानी, कभी कम चाहिए पानी, उसको कम करने, उसको एलिमिनेट करने के लिए ये क्या होता है, सर्ज टैंक लगा होता है, ठीक है। अगर पानी का बहाव तेज हो गया, चेंज हो रहा है, तो ये पेनस्टॉक में क्या होगी, वाइब्रेशंस होगी, जिस कारण ये पेनस्टॉक क्या हो जाएगा, फटने का डर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, वाटर हैमरिंग होता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट। हैमरिंग मतलब हथौड़ा, क्या होता है, पानी दबाव पा रहा है पेनस्टॉक के ऊपर, हथौड़े मार रहा है, जोर जोर से प्रेशर पा रहा है, और ये पूछा गया था कि ये कहां पर होता है, पेनस्टॉक में होता है। और इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या चीज लगती है, सर्ज टैंक। ये क्वेश्चन था। हाँ, कनेटिक एनर्जी, जो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जब किसी मोशन में आती है चीज, तो वो क्या वो होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है, कनेटिक एनर्जी। तो वो कनेटिक एनर्जी का जितनी ज्यादा कनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उस पानी की क्या होगी, वेलोसिटी होगी। क्योंकि कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ mv² होता है। तो v इज अ वेलोसिटी, m इज अ मास। तो जितनी ज्यादा कनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी है, दैट मींस जितनी ज्यादा वेलोसिटी है उतना ज्यादा प्रेशर है। तो जितना ज्यादा प्रेशर है उतनी ज्यादा वो टरबाइन को धक्का मारेगी, ब्लेड्स को, उतनी ज्यादा टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। वाटर हैमरिंग ये होता है जब भी कभी प्रेशर लोड बढ़ता है या घटता है तो उसका असर सीधा पेनस्टॉक के ऊपर पड़ता है, क्योंकि पानी की डिमांड कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। तो एकदम से जो सडन चेंज पानी का होता है उस कारण वो प्रेशर इसके ऊपर लगा रहा होता है, पाइप के ऊपर, अंदर, पाइप के अंदर, ठीक है। वो पाइप के अंदर जो प्रेशर लगता है पानी की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर हैमरिंग। समझ गए इतनी चीज, क्लियर होगी इतनी चीज। पानी के फ्लो को कम नहीं करता, हाँ कम भी करता, और पानी को ये क्या करेगा, देखो जब पानी नहीं चाहिए होगा ना, ये इधर से आने वाले पानी को स्टोर कर लेगा। हाँ, पानी का फ्लो ज्यादा होगा तभी होएगा। किसको, अरे इनलेट को कम कर दिया, मैं क्या कह रहा हूं, पानी के प्रेशर को कम करना है। इनलेट ही तुमने वॉल घेर दी तो पानी यहां कहां से रहा फिर, हाँ। जैसे अभी देखो, अगर लोड कम हो गया, लोड कम हो गया तो ये टरबाइन फास्ट रोटेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। प्रेशर को कम करना है, पानी के प्रेशर को कम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी रोक दो, वो तो तुम इनलेट वॉल भी घेर दोगे फिर तो पानी रुक जाएगा। मैं कह रहा हूं प्रेशर को कम करना है, हालांकि ब्लेड्स अभी भी घूमने चाहिए,
बट प्रेशर को कम करना है। प्रेशर को कम करने के लिए क्या करो, पानी यहां से डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो पानी जब यहां से घूमना शुरू हो जाएगा, तो जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि नहीं। जब उसको तुम घूमने की डायरेक्शन दे दोगे, उसको लंबा रास्ता मिल जाएगा, तो वो उसका प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा कि। मान लो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम्हारे घर पे एक टूटी लगी है, ठीक है, तुम्हारे घर पे एक टूटी लगी है, ठीक है। तुमने क्या करा, एक नॉर्मल पाइप ली, नॉर्मल पाइप जो तुम्हारी इतनी बड़ी है, चलो मान लो इतनी बड़ी पाइप है, ठीक है, इतनी बड़ी पाइप से तुमने उसके अंदर कनेक्ट कर दी। उसका प्रेशर तेज था, तुम्हें जो प्रेशर पाइप के बाहर जो पानी मिल रहा था काफी तेज था। अब तुम क्या कर लो, 10 फीट की पाइप लगा दो। क्या कर लो, 10 फीट की पाइप लगा दो, या थोड़ी सी इससे डबल कर दो पाइप। तो जो इतने में प्रेशर मिल रहा होगा, क्या वो उससे डबल में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, वो तो नॉर्मल बात है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो जितना ज्यादा उस पाइप का एरिया बढ़ गया, तो उसका प्रेशर भी तो घट गया। तो ये सर्ज टैंक के अंदर से जब पानी घूमकर आएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ गए? क्लियर हुई कि नहीं इतनी बात? तो ये सर्ज टैंक क्या करता है, वो प्रेशर को कम करने के लिए यूज किया जाता है। आगे क्लियर कैसे? तो अब इसका बारी बारी से लिखते हैं हम, ठीक है। फिर मैं तुम्हें टरबाइन भी बताऊंगा कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्पिलवे, देखो स्पिलवे क्या होता है, स्पिलवे ना एक गोल सा चक्कर होता है। क्या होता है? एक गोल सा चक्कर होता है जो पानी में ही बना होता है, डैम के पीछे ही बना होता है स्पिलवे, ठीक है, जमीन में ही बना होता है गोल सा चक्कर। बट उसको एक हाइट पे बनाया जाता है, इतनी हाइट पे बनाया जाता है, यहां तक, ये देखो यहां तक बनाया जाता है, इतनी हाइट पे यहां तक, ठीक है। जब इससे ऊपर पानी जाने लगता है ना, देखो अगर कोई भी हमने डैम बनाया, नेचुरल चीज है ना, पानी का इकट्ठा तो होना नेचुरल चीज है। मान लो पानी डैम से भी ऊपर चला जाता है, डैम से भी ऊपर अगर पानी चला जाता है, तो वो तो फिर खराब कर देगा आसे पासे की जगह को, समझ गए। तो उधर एक सर्टेन लेवल पर क्या है, एक स्पिलवे बनाया जाता है, गोल सा चक्कर, ठीक है। गोल सा चक्कर जैसे कहते हैं ना, वो जब सुनामी आती है तो वो जब नदी में गोल सा चक्कर बन जाता है बीच में सेंटर में, वो चीज होती है, ये वहां ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, गोल सा चक्कर बना दिया, उसके आसे पासे ऐसे करके बनाया जाता है। वो उसके गेट्स कब ओपन होते हैं, जब डैम, वो उसके अंदर सेंसर्स पहले ही लगे होते हैं। जब पानी डैम का एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाने लगता है ना, तो पानी इसके अंदर गिरना शुरू हो जाता है, इसके गेट्स खुल जाते हैं। हाँ, खाली होते हैं, इसके अंदर गिरने शुरू हो गए। तो ये क्या करता है, इसके जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, जो डैम के ऊपर जा रहा होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो ये यहां से निकाल के पहले ही टेल रेस में फेंक देता है। इसकी पाइप यहां पर पूरी एंड में लगी होती है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है। टेल रेस क्या होती है, जो पानी टरबाइन के अंदर से बाहर निकल के नॉर्मल पानी रिवर में बह रहा है, समझ गए। तो इसकी पाइप कहां कनेक्ट होती है, पहले ही वहां पर कनेक्ट होती है, ठीक है, समझ गए। तो जब इसकी पाइप पहले ही वहां कनेक्ट होगी, तो डैम के ऊपर जो भी पानी जाएगा, एक लिमिट बनाई होती है, ये नहीं कि यहां पर बनाया गया, ऐसा नहीं है। यहां पर पूरे डैम को भरने की नौबत ही क्यों देनी है अपन ने, उससे थोड़ा सा नीचे एक बनाया जाता है स्पिलवे, ठीक है। इतनी हाइट पर ले जाकर एक स्पिलवे बनाया जाता है, गोल चक्कर। उसके गेट तब ओपन होते हैं जब पानी उसके तक पहुंच जाता है। तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को पहले ही निकाल के इधर फेंक देता है, ठीक है। और उतने जितनी हाइट पर स्पिलवे को बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हेड लॉस। वो हेड हमारे लिए काम का ही नहीं है, वो हेड हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि वहां तक तो हम पानी पहुंचने नहीं दे रहे, वहां तक तो हम पानी पहुंचने नहीं दे रहे ना, वहां तक तो हमने स्पिलवे बना दिया, वहां तक पानी पहुंचे। तो वो हेड जो होता है, वो जो हमने डैम की इतनी हाइट एक्स्ट्रा जो बनाई है, वो हाइट हमारे किसी काम की नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, हेड लॉस। समझ गए इतनी चीज? अब ये क्वेश्चन आया था एसएससी में, तो मैंने हेड लॉस समझाया, ध्यान रखना। ये पूरी टेल रेस से लेकर जो पूरी डैम तक की हाइट होती है, छोटी सी हाइट छोड़ दो, उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस हेड। क्या कहते हैं, ग्रॉस हेड। क्या हेड लॉस? यार जो डैम की इतनी सी हाइट हमने रखी है, यहां पर जो स्पिलवे बनाया है इतनी हाइट पर, वो जो इतनी हाइट है वो हमारी डैम की किसी काम की नहीं है, उसमें तो पानी जा ही नहीं रहा ना, जा ही नहीं रहा, उसके अंदर तो पानी स्टोर करके रखना ही नहीं है ना, समझ गए। तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉस ही हो गए वो एक तरह के, वो हेड लॉस, उसको हम क्या कहते हैं, हेड लॉस। क्लियर होगी इतनी चीज? मेन पॉइंट समझ आ गए? अरे वो
अखीर हाँ घर वाली टैंकी, क्योंकि उसके ऊपर वाली तो उससे बिल्कुल ऊपर पे थोड़ी ना लगाया जाता, उससे ऊपर से थोड़ी नीचे ही पाइप लगाई जाती है। खोल के देखो, जो एक टैंकी होती है हमारे घर वाली, उसके क्या बिल्कुल यहां से पाइप लगाई जाती है, ये इतना हेड छोड़ा जाता है, यहां पर पाइप लगती है कि नहीं? तो वो जो इतना हेड छोड़ा जाता है वो किस लिए छोड़ा जाता है? वो लॉस ही है। कादली काट देनी, मान लो तुझे टैंकी नहीं ऑफ की थी, वो पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा जो काट दोगे तो वो तो फिर मान लो ये इसलिए बनाया जाता है, तुम पानी को, तो पानी का बहाव यहां से निकलना शुरू हो गया, पानी का बहाव यहां से निकलना शुरू हो गया, तुम टंकी नहीं ऑफ कर रहे, इसने तो पानी भरा जाना है। अब एक छोटी पाइप, एक छोटी जो पाइप है जो एक टंकी के अंदर लगी है, वो तो अपने एरिया के हिसाब से पानी निकालेगी ना, बट जो भर रहा है वो ज्यादा प्रेशर में भर रहा है, कई बार तो ज्यादा पानी वो तो मिनटों मिनट पूरा भर देगा, पर तुम्हारा टंकी ये जो पाइप है वो निकाल नहीं पा रही, अगर तुम मोटर बंद ही नहीं करोगे वो निकाल नहीं पाएगी, वो तो फिर ओवरफ्लो ही होएगा, वो तो फिर टंकी को भी ऊपर से ओवरफ्लो होने लग जाता है, समझ गए? इसलिए लगाया जाता है। मान लो कई बार कंट्रोलिंग गेट्स इसके खराब हो जाते हैं, तो वो इतना तो उनके पास टाइम होना चाहिए कि इतने इधर तक पानी भरने की अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम इसको ठीक करवा लो, समझ गए? ये थोड़ी ना लिमिट ही पार करके फिर हम खोलेंगे और पता लगा ऊपर से कंट्रोलिंग गेट भी खराब हो गए, फिर हमने अलार्म बजा दिया जी विलेज वालों छोड़ दो अपना गाँव घूम छोड़ दो, पानी आ जाएगा अब तुम्हारे घर। इतना टाइम, ये एक्स्ट्रा टाइम रखा जाता है, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतना तो रखा ही जाता है ना। आखिर ये एक, तभी तो कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 साल 5-5 साल लग जाते हैं, ये कोई सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है। इसलिए तो ये कहते हैं जब भी कभी भी हाइड्रो पावर प्लांट बनाना हो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत काफी पड़ती है, लोग खुश हो जाते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि 1-2 साल का तो काम है नहीं का, 5-5 10-10 साल लग जाते हैं इसको बनाने में। हाँ सर, पता नहीं डैम ही तैयार हो जाता है, पता नहीं कितना चेर हो जाता है, वो तो तुमने देखा ना, तुमने फाइंड आउट करी न्यूज, और मेरे को क्या पता जो तुमने देखा किससे? हाँ चलो लिखो, पहले लिखो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, नहीं लिस्ट नहीं, जो तुमने लिखनी है तो उस पे छोड़ देना, मैं लाइन वाइज लिखवा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं हैगा क्योंकि अभी कराना है इसको। लिखो, सबसे पहले लिखो डैम, लिखो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ, it is used to provide a height, to provide a height for a water, it is used to provide a height for a water to be used in water turbine, to be used in turbine, to be used in टरबाइन। ये एक हाइट प्रोवाइड करता है पानी को, वो पानी जो कि टरबाइन के अंदर यूज होता है। क्लियर होगी इतनी चीज? क्लियर होगी। उसके बाद लिखो रिजर्वायर, स्टील की थोड़ी ना बनी होगी क्या नॉर्मल बात क्या करी जा रहे हो? डैम किसके बने होते हैं? अब गेट पर आके कोई ना बता दे, देखो लिखो रिजर्वायर, सेकंड रिजर्वायर, सिरा ही लगा देते हो। रिजर्वायर, रीजर नहीं रिजर्वायर, इट इज अ किसका बना होता है? कंक्रीट का नहीं,
चलो देखो, इट इज अ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द वाटर. It is used for storing the water up to certain height. Up to certain height. ये वाटर को स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है, ये वाटर को हाइट पे रेज करने के लिए यूज किया जाता है. क्लियर होगी. नेक्स्ट लिखो, स्पिलवे लिखो. अरे रिजर्वायर क्या होता है? एक पीछे तालाब है, उसको उसके अंदर पानी को स्टोर करके रखा है. ठीक है. नेक्स्ट लिखो स्पिलवे. स्पिलवे लिखो. कंट्रोल गेट्स आर प्रोवाइडेड. कंट्रोल गेट्स आर प्रोवाइडेड इन स्पिलवे. Control gates are provided in spillway. Control gates are provided in spillway to divert the extra water. To divert the extra water directly to the tail race. Directly to the tail. Directly to the tail. Directly to the tail. Tail. नेक्स्ट लिखो इनटेक. नेक्स्ट लिखो इनलेट. लिख लो इनलेट वॉल्व. इनलेट वॉल्व या फिर स्लुइस वॉल्व. इनलेट वॉल्व और स्लुइस वॉल्व. हाँ, इनलेट वॉल्व या फिर स्लुइस वॉल्व. इनलेट वॉल्व या फिर स्लुइस वॉल्व, या इसको हम गेट भी कह सकते हैं. थ्रू दिस water enters the penstock. Through this water enters a penstock. A penstock. Water enters a penstock. It has a trash rack. It has a trash rack. ये ऐसा लिखो. इनलेट वॉल्व लिख लो. स्लुइस वॉल्व इनलेट वॉल्व लिख दो, उसको स्लुइस वॉल्व हटा दो ब्रैकेट से. इट हैज अ स्लुइस वॉल्व हटा दो. इट हैज अ ट्रैश रैक. इट हैज अ ट्रैश रैक. इनलेट वॉल्व लिख लो, सिर्फ इनलेट वॉल्व लिख लो. थ्रू दिस द वाटर एंटर्स इनटू द पेनस्टॉक. इट हैज अ ट्रैश रैक. ट्रैश रैक which diverts the or prevent the unwanted which divert or prevent the unwanted component like rocks from entering the penstock. From entering the penstock. क्लियर होगी इतनी चीज. फ्रॉम एंटरिंग द पेनस्टॉक. इसके पास एक ट्रैश रैक होता है जिसके कारण अनवांटेड कंपोनेंट जो होते हैं रॉक्स वगैरह वो एंटर करने ये नहीं देता, या फिर डाइवर्ट कर देता है. जो मछली वगैरह होती है उसको क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है. क्लियर होगी. उसके बाद लिखो पेनस्टॉक. ये पेनस्टॉक का तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना. लिख लो, चलो पेनस्टॉक लिख लो. पेनस्टॉक. इट कनेक्ट्स
It connects between dam and turbine. It connect between dam and turbine. It connect between dam and turbine. ये पूछा जाता है कि पेनस्टॉक कहाँ कहाँ कनेक्ट होती है डैम और टरबाइन के बीच में। अगर वो काफी लोला हुआ एग्जामिनर तो ये भी पूछ लेगा। पेनस्टॉक इट इज कनेक्टेड बिटवीन द डैम एंड टरबाइन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर taking the water. It is responsible for taking the water from dam to turbine. From dam to turbine. It is responsible for taking the water from dam to turbine. From dam to turbine. It is responsible for taking the water from dam to turbine. ठीक है। It is made up of the steel. It is made up of steel. Made of steel. It is made up of steel. बस और क्या होते हैं, बट वो तुमने लिखना लिख लो। कंक्रीट के भी होते हैं, बट अब जो यूज किया जा रहा है वो स्टील का ही यूज किया जा रहा है, इसलिए मैंने स्टील ही लिखवाया। ये ना कंक्रीट लिखा दूं वहां पे कंक्रीट भरा हो, इसलिए लिखवा रहा। अब जो यूज किए जा रहे हैं वो सारे स्टील के हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सर्ज टैंक। है नहीं अभी नहीं। सर्ज टैंक लिखो। It is responsible for eliminating the water hammering effect. It is क्या लिखवाया था? It is responsible for eliminating the water hammering effect occurring in the penstock. इसको अंडरलाइन कर लेना। It is responsible for eliminating the water hammering effect occurring in the penstock. अंडरलाइन कर लेना occurring वाला, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन। occurring in the penstock। अब लिख लो वाटर हैमरिंग, नीचे डेफिनेशन लिख लो। वाटर हैमरिंग का क्या होता है? बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन लोड। वाटर हैमरिंग की डेफिनेशन लिख लो। बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन लोड वाटर हैमरिंग होता क्या है? बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन लोड, बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन लोड स्पीड ऑफ अ टरबाइन increased or decreased speed of a turbine increased or decreased due to which pressure of a water increased or decreased in a penstock, increased or decreased in a penstock due to pressure of a water increased or decreased in a penstock. This sudden change of pressure of a water exerts force on a exert force on a penstock. This is known as water hammering. Exert force on a this sudden change of pressure of a water exert force on a penstock. This it is known as a water hammering. समझ आ गया? मतलब क्या, लोड चेंज होगा तो उससे स्पीड ऑफ टरबाइन, जो स्पीड होगी टरबाइन की वेरी करेगी, जिस कारण स्पीड अगर वेरी करी
तो पानी का जो प्रेशर होगा वो भी वेरी करेगा। जो पानी का प्रेशर वेरी कर रहा है पेनस्टॉक के अंदर, वो फोर्स लगाएगा पेनस्टॉक की पाइप के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर हैमरिंग। लिख लो, इट इज एलिमिनेटेड बाय द, वो लिख लिया था ना सर्ज टैंक, वैसे तो लिख लिया था सर, इट इज एलिमिनेटेड बाय द सर्ज टैंक। क्लियर होगी इतनी चीज। उसके बाद लिखो टरबाइन, नहीं उसके पहले ये लिख लो हेड, हेड लिख लो, हेड लिख लो उससे पहले, नहीं टरबाइन से पहले हेड लिख लो, टरबाइन से पहले हेड लिख लो। वही बिल लिखवा रहा हूं ना, तभी कह रहा हूं हेड लिख लो। ग्रॉस हेड लिख लो, चाहे ग्रॉस हेड लिख लो। The total difference, the total head difference between the total head difference between the head difference between the water head and tail race is known as a ग्रॉस हेड। अरे ये देखो ना, यहां से टेल रेस स्टार्ट हो रहा है और वहां से ये टोटल क्या होता है, वाटर हेड होता है। समझ गए। अब इसके अंदर लिखो, 3 टाइप के हेड होते हैं। हेड्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। हेड्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। देखो, अगर ये नहीं लिखना तो ये भी लिख सकते हो, टेल से लेकर टोटल वाटर तक का जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस हेड। टेल से लेकर जो टोटल वाटर तक का हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेल से लेकर टोटल वाटर तक का जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस हेड। ठीक है। अब लिख लो, हेड आर ऑफ 3 टाइप्स। हेड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। Heads are of classified in 3 types. देखो, 3 टाइप के हेड होते हैं। एक होता है लो हेड, मीडियम हेड, और यहां से क्वेश्चन आता है अब, और एक हाई हेड। ये हेड की बात क्या कर रहा हूं, मतलब एक लो हाइट का डैम बना दिया, एक हाई हाइट का डैम बना दिया, मीडियम हाइट का, एक उससे ऊंची हाइट का डैम बना दिया, उसको क्या कहते हैं, हम हेड ही तो कहते हैं। क्लियर हो गया। लो हेड का जो डैम होता है वो लेस देन 30 मीटर का होता है, लेस देन 30 मीटर। ये जो होता है 30 से 250 मीटर तक का होता है, या 30 से 300 मीटर भी लगा सकते हो। ठीक है। और ये जो होता है वो ग्रेटर देन 250 मीटर तक का होता है। हाँ, क्लियर होगी इतनी चीज। जो लो हेड के अंदर टरबाइन यूज होते हैं, अब ये देखना, जो इसके अंदर टरबाइन यूज होते हैं वो होता है कल्पन टरबाइन, इसके अंदर होता है फ्रांसिस टरबाइन, इसके अंदर होता है पेल्टन टरबाइन। यहां से क्वेश्चन आता है। ये पूरा तुमने चार्ट याद रखना है, ये यही तुम्हें नंबर दिलाएगा। यहां से डेफिनेटली अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। लो हेड के लिए कौन सा टरबाइन यूज होता है, मीडियम हेड के लिए कौन सा टरबाइन यूज होता है, हाई हेड के लिए कौन सा टरबाइन यूज होता है, या लो हेड कितने मीटर का होता है, हाई हेड कितने मीटर का होता है, मीडियम हेड कितने मीटर का होता है। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन काफी बने हुए हैं। क्लियर होगी इतनी चीज। क्लियर होगी। लो हेड इज लेस देन 30 मीटर, मीडियम हेड इज 30 टू 250 मीटर, और हाई हेड जो होता है ग्रेटर देन 250 मीटर का होता है। कल्पन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और पेल्टन टरबाइन। एफ को रखो बीच में, के बाद पी आता है।
या तो KFP रख लो याद। एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, पहले कह रहा हूँ, आया भी हुआ है पिछले साल 18 या 19 में, ध्यान रखना, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। KFP, कल्पन फ्रांसिस और कैप्लन है, कैप्लन, मैं भी सोची जा रहा हूँ कैप्लन है, कप्लन, कप्लन, फ्रांसिस और पेल्टर टरबाइन। क्लियर होगी इतनी चीज? और जितना कम हेड होगा, जितना कम हेड होगा उतनी टरबाइन की स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी, फास्ट होगी। हाँ हाँ, देखो क्या होता है, जो पावर होता है ना, पावर, पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है? पावर डिपेंड करता है हेड के ऊपर, किसके ऊपर? हेड के ऊपर, डिस्चार्ज के ऊपर, डिस्चार्ज के ऊपर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बना हुआ है एसएससी में, और एफिशिएंसी के ऊपर। किसके ऊपर? एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी किसकी? इक्विपमेंट्स की, समझ गए? एफिशिएंसी किसकी? इक्विपमेंट्स की। जो पावर बनती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? हेड के ऊपर, कितनी ऊंची तुमने डैम बांधा है, डिस्चार्ज के ऊपर, डिस्चार्ज मतलब फ्लो ऑफ अ वाटर, फ्लो ऑफ अ वाटर, जो पानी बह रहा है उसका कितना वॉल्यूम है, कितना प्रेशर है, ठीक है? मान लो जितना ऊंचा होगा उतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी, उतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। जितना ऊंचा हेड होगा, जितनी ऊंचा डैम बांधा होगा, उतनी उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है? जितना ऊंचा होगा उतना ही वो तेज नीचे आएगा, जितनी तेज वो नीचे आएगा उतनी तेज वो टरबाइन के ऊपर स्ट्रक करेगा, जितनी तेज वो टरबाइन के ऊपर स्ट्रक करेगा टरबाइन उतनी तेज घूमेगा, जितनी तेज टरबाइन घूमेगा उतनी तेज हमें क्या मिलेगी? पावर मिलेगी। क्लियर होगी इतनी चीज? ठीक है, बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है? हेड के ऊपर, और फ्लो ऑफ वाटर के ऊपर, और दूसरी चीज एफिशिएंसी के ऊपर। क्लियर होगी इतनी चीज? ठीक है, तो जितना ज्यादा हेड होगा उतना कम हमारा फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा? देखो, अगर हमें पावर कांस्टेंट चाहिए, पावर कांस्टेंट चाहिए, क्या चाहिए? पावर कांस्टेंट चाहिए। अगर हम इधर हेड को बढ़ा रहे हैं, अगर हम इधर हेड को बढ़ा रहे हैं, हेड को इंक्रीज करते हैं, तो डिस्चार्ज को कम भी करना पड़ेगा, लेवल बनाना पड़ेगा ना कांस्टेंट करने के लिए। तीनों एफिशिएंसी तो कांस्टेंट होती है ना किसी भी इक्विपमेंट की, एफिशिएंसी तो कांस्टेंट होती है। क्या वो फ्लो के साथ चेंज करेगी एफिशिएंसी? एफिशिएंसी तो किसी भी इक्विपमेंट की कांस्टेंट होती है। अगर हमें पावर को भी कांस्टेंट बनाना है, ये थोड़ी ना पावर जैसे ही हमने हेड बढ़ाया पावर बढ़ गई, जैसे हमने डिस्चार्ज बढ़ाया पावर घट गई, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। अगर पावर हमने बढ़ानी है तो उसके लिए अगर हम हेड बढ़ा रहे हैं तो हमें डिस्चार्ज को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी तो हमें कांस्टेंट पावर मिलेगी। अगर एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा उतने लेवल पर ही, तभी तो कांस्टेंट पावर मिलती है, ठीक है? नहीं तो पावर कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, पावर ज्यादा होगी उससे हमारे इक्विपमेंट पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, तो अगर हेड बढ़ा रहे हैं तो डिस्चार्ज क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, मतलब फ्लो ऑफ वाटर जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है? तो जितना ज्यादा लो हेड होगा उतना डिस्चार्ज क्या होगा? फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई डिस्चार्ज, हाई फ्लो। और इसके अंदर क्या होगा? मीडियम फ्लो। और इसके अंदर क्या होगा? लो फ्लो। समझ गए? क्यों? लो हेड है ना, अगर हेड कम हुआ तो फ्लो अगर देखो हेड अगर कम हुआ, अगर हेड कम हुआ, लो हेड हुआ ना, अगर हेड कम हुआ तो डिस्चार्ज क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा, जिसके कारण दो पावर क्या मिले? कांस्टेंट मिले, तो हाई डिस्चार्ज हो गया, हाई फ्लो हो गया। अगर मीडियम हेड होगा तो मीडियम फ्लो होगा, दोनों इक्वल लेवल पे होंगे। अगर हाई हेड हो गया, अगर हेड को बढ़ा दिया तो डिस्चार्ज क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा,
तो डिस्चार्ज कम करने के लिए लो फ्लो हो गया। समय की इतनी चीज अब, तो ये क्वेश्चन यहीं से तो बने हुए हैं, ये नवी है तुम्हारे लिए और तुम्हें सीखनी पड़ेगी अगर हाइड्रो में, नहीं तो वही बच्चों वाले क्वेश्चन करते रहना, पानी ऊपर से नीचे है, टरबाइन हमने घुमा दी और इलेक्ट्रिसिटी बन गई। क्वेश्चन यहां से आता है हमें इलेक्ट्रिकल में, वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते। समय की इतनी चीज क्लियर होगी। तो 3 टाइप्स के टरबाइन हम यूज करते हैं, कल्पन, फ्रांसिस और पेल्टन। ये अभी मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं कैसे कैसे होते हैं, कल्पन, फ्रांसिस और पेल्टन। क्लियर होगी। और पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? हेड, फ्लो ऑफ वाटर और एफिशिएंसी। किसके ऊपर? हेड, फ्लो, वाटर या फिर एफिशिएंसी। अभी लास्ट में इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है, समझ गए। अब लिखो, देखो क्या हो गया, सबसे पहले देखो कपलन टरबाइन। अपने वो खोलो, मैं भेजता हूं, खोलो अपना व्हाट्सएप में भेजता हूं। ये लो, ये देख रहे हो कपलन टरबाइन, समझ आ गई कपलन टरबाइन कैसे दिखता है? क्लियर होगी इतनी चीज? कपलन टरबाइन समझ आ गई। अब देख रहे हो ना इसके अंदर फ्लो कितना ज्यादा है, लिखा हुआ है ना साइड के ऊपर, 30 मीटर से नीचे का हेड होता है, ठीक है, और फ्लो कितना होता है? 70 से 800 मीटर क्यूब पर सेकंड। जो फ्लो होता है ना उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड में इतने क्यूबिक मीटर का फ्लो होता है। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसमें होता है? वो वाटर का। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूब में नहीं होती। वॉल्यूम की यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड है ना, ये जो फ्लो होता है वॉल्यूम पर सेकंड होता है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर सेकंड। समझे कि नहीं समझे? तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब इसके अंदर हमें पूछा गया जाता है, चलो पहले बाकी के भी देख लो, ये लो बाकी के भेज रहा हूं, लिखा तो हुआ है। ये लो, ये आ गया तुम्हारा फ्रांसिस टरबाइन। ये लो, ये आ गया तुम्हारा फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन क्लियर होगी। ये हमारा फ्रांसिस टरबाइन होता है। अच्छा, इसके नीचे जो तुम ये डक्ट देख रहे हो, ये जो डक्ट होती है ना नीचे से, जो ये वाली डक्ट होती है, ये वाली जो डक्ट होती है नीचे से जो यूं करके यूं बनी है, यूं वाली, इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब। जो पानी टरबाइन के अंदर घूमेगा, घूम के नीचे भी तो गिरेगा ना, वो इस ड्राफ्ट ट्यूब के नीचे से बाहर आता है टेल रेस में, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें वहां नहीं दिखाई थी। अरे कुछ नहीं होता, मैं बता तो रहा हूं, 300 से 300 तक का भी हो सकता है, 400 तक का भी यूज कर सकते हो, तुम यूज कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं होता। अब नेक्स्ट देख लो, एक रहेगी कौन सी? पेल्टन। पेल्टन और भेज रहा हूं, क्या चीज? सेकंड पे फ्रांसिस है। ये देखो, ये फ्रांसिस का तुम्हें मैंने क्या भेज दिया? GIF भेज दिया, देख लो। ये देख रहे हो साइड्स पे इसके ब्लेड्स लगे हुए हैं, ब्लेड्स टाइप होता है। अगर मैं इसकी तुम्हें
अच्छी इमेज दिखाऊं? लो जी, वो वैसे की ले लो, ये लो, ये लो। अब ये देख रहे हो, ये पेल्टन टरबाइन होता है, ये पेल्टन है, क्लियर होगी? ये पेल्टन टरबाइन है। तीनों टरबाइन देख रहे हो। अब जो मोस्ट एफिशिएंट टरबाइन होता है वो कौन सा होता है? फ्रांसिस टरबाइन। जो मोस्ट एफिशिएंट टरबाइन होता है वो कौन सा होता है? फ्रांसिस टरबाइन। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि इन तीनों टरबाइन में से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, वो कौन सा एफिशिएंट है? फ्रांसिस टरबाइन। कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है? फ्रांसिस टरबाइन। अब इसके अंदर हम फ्लो की बात करेंगे, ध्यान से समझ के चलना। इसके अंदर हम मैं फ्लो की बात करने लगा हूं। लिखो टरबाइन, लिखो अगला, अगला लिखो टरबाइन, फिर मैं बताता हूं इसके अंदर फ्लो की कैसे बात होगी। लिखो अगला टरबाइन, टरबाइन लिख लो। देखो मैं बार बार कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन आएंगे, बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं, ये ध्यान रखना तुमने। लिखो टरबाइन, देखो लिखो ऑपरेशन, टरबाइन ऑपरेशन या ऑपरेशन ऑफ अ टरबाइन आर क्लासिफाइड इन टू वेज। दो टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं टरबाइन के अंदर। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं टरबाइन के अंदर। पहला होता है इंपल्स, दूसरा क्या होता है? रिएक्शन। क्लियर होगी? अब ये फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं, वो बच्चों वाला काम नहीं है हाइड्रो का, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल है तो ये पता होना चाहिए। हालांकि अभी जो तुम आगे जाके जो देखोगे ना, तुम और डीप में पढ़ोगे। वो जो रिजर्वायर बनाया जाता है ना, अंधाधुंध नहीं बनाया जाता कि रिजर्वायर इतने बाय इतने का बना दो, वैसे नहीं बनाया जाता। उसका पहले सिविल वाले जो सिविल वाले बंदे होते हैं ना, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग, वो आके पूरा लेकर जाते हैं पूरा कि कितना जो ये डैम है ना, जो अगर हम डैम बनाएंगे तो कितने अमाउंट में पानी जो निकल रहा है पर सेकंड, फ्लो रेट निकलता होता है इसका। फ्लो रेट के हिसाब से वो देखते होते हैं कि कितना वाटर पर सेकंड के रूप में ये निकलेगा। उससे उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोग्राफ कहते हैं। उस ग्राफ को क्या कहते हैं? हाइड्रोग्राफ कहते हैं। फिर एक मास कर्व बनता है, उन दोनों कर्व को एस्टिमेट लेकर फिर हम रिजर्वायर बनाते हैं। समझ गए? तो ये दो टाइप का होता है, इंपल्स और रिएक्शन। इंपल्स क्या होता है? धक्का मारना। अगर किसी चीज को, टरबाइन को तुम धक्का ही मारोगे ना, टरबाइन के ब्लेड्स को धक्का मारना, ठीक है। इसके अंदर जो हमें फ्लो देखने को मिलेगा वो कौन सा फ्लो होगा? टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंट फ्लो कह लो। इसके अंदर जो देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? एक्सियल प्लस टेंजेंट, या फिर कल्ला एक्सियल फ्लो। क्लियर होगी इतनी चीज? ठीक है, एक्सियल प्लस टेंजेंट देखने को मिलेगा इसके अंदर। लिख लो इसके अंदर इंपल्स के, लिख लो द इंटायर फ्लो ऑफ, द इंटायर प्रेशर ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। The entire pressure of water is converted into the kinetic energy with the help of, the entire pressure of water is converted into the kinetic energy, is converted into the kinetic energy with the help of nozzle, with the help of nozzle and jet drive, with the help of nozzle and jet drive, and jet drive, जेट ड्राइव। वो तीखी सी चीज पा दी ना नोजल के अंदर, उससे क्या कर दिया हमने? प्रेशर को इसके क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, नोजल और जेट ड्राइव के हेल्प से नोजल वो तीखी सी चीज बना दी, उसके अंदर एक पुर्जा सा पा दिया तीखा सा, जो उसके प्रेशर को मेंटेन करेगा। वो जैसे हम पाइप को दबा के रखते हैं, उससे प्रेशर निकलता है, वो चीजें जेट ड्राइव होती है।
कि हाँ किनेटिक और मैकेनिकल में, समझ गए। अब ये जो इसकी जो इंपल्स की एग्जांपल है वो कौन सा है, पेल्टन टरबाइन। कौन सा है, पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन वो जो तुमने अभी लास्ट में देखा है जिसके अंदर सिर्फ ऐसे ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है। अभी तुमने GIF भी इमेज दिखाई है ना, जिसके अंदर यहां पर एक नोजल लगी होगी, उसके अंदर एक जेट ड्राइव पड़ा होगा। अब जो यहां से और यहां से जो प्रेशर आएगा पानी का वो एकदम तीखा प्रेशर आएगा, जो सिर्फ इसके ब्लेड्स को क्या करेगी, धक्का मारेगी। क्या करी जा रहे हो, यहां पर एक नोजल होगा, ठीक है, नोजल होगा, उसके अंदर एक तीखी सी चीज पा दी जाएगी, ठीक है। तो यहां से पानी का फ्लो आएगा और यहां से आएगा, तो दोनों तीखा सा जो फ्लो आएगा वो इस टरबाइन के ब्लेड्स को क्या करेगी, धक्का मारेगी। जो टरबाइन के ब्लेड्स बिल्कुल सामने और प्रेशर जब बिल्कुल सामने हो तो ये इसको क्या कर रही है, पुश कर रही है। पुश वाली चीज को क्या कहते हैं, इंपल्स। क्लियर होगी। पेल्टन यूज की जाती है। पेल्टन टरबाइन इज अ एग्जांपल ऑफ इंपल्स टरबाइन कह लो, रिएक्शन टरबाइन कह लो। क्लियर होगी इतनी चीज। इंपल्स फोर्स कह लो या इंपल्स थ्योरी कह लो, कुछ भी कह लो, समझ के, जिसके अंदर तुम्हें टेंजेंट फ्लो देखने को मिलेगा। तुम्हारे टरबाइन के ब्लेड्स बिल्कुल सामने लगे हुए हैं प्रेशर के, सिर्फ वो क्या कर रहा है, वाटर का प्रेशर टरबाइन के ब्लेड्स को धक्का मार रहा है, बिल्कुल सामने टेंजेंट, बिल्कुल सामने टेंजेंट धक्का मार रहा है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इंपल्स फोर्स कहते हैं। इंपल्स लग रही है, सिर्फ धक्का मारना। रिएक्शन वो होती है जब क्या हो कि इसके अंदर टेंजेंट भी हो और ऊपर से नीचे भी गिरे पानी, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट प्लस एक्सियल फ्लो। बताता हूं, इतना लिख लिया। पेल्टन टरबाइन इज एग्जांपल ऑफ इंपल्स। देखो एक तुमने देखा था, ये देखो सबसे पहले वाला देखो, कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन क्या होता है, देखो यहां से डक्ट्स होते हैं इसके, यहां से पानी आ रहा होगा, यहां पर मैंने टरबाइन बनाया था, यहां पर टरबाइन बनाया था, वो टरबाइन इसके बिल्कुल सामने ना होकर यहां पर उसके ब्लेड्स लगे होंगे, यहां ऐसे करके, ठीक है। उसके नीचे मतलब जो पानी गिरेगा वो ऊपर से नीचे गिरेगा। क्या गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा। जो ऊपर से नीचे गिर रहा है इस फ्लो को क्या कहते हैं हम, एक्सियल फ्लो। इस फ्लो को क्या कहते हैं, एक्सियल फ्लो। तो जो ये कपलन टरबाइन है ये किस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है, एक्सियल फ्लो के ऊपर। क्लियर होगी इतनी चीज, समझ गए इतनी चीज, क्लियर हुई। ये रिएक्शन टाइप है, ठीक है। अब उसके अंदर देखो जो एक लास्ट बचा फ्रांसिस, जो बीच वाला बचा, उसके अंदर तुम देखोगे कि एक डक्ट शेप की टाइप की एक स्क्विरल गेज टाइप का एक बना हुआ इंस्ट्रूमेंट, ऐसे करके बना हुआ कि नहीं, इसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं। पानी यहां से आता है, देखो पानी यहां से आता है, यहां पर इसके ब्लेड लगे होते हैं, यहां पर इसके ब्लेड लगे होते हैं। पानी यहां से घूमकर आएगा और इसके सारे डक्ट्स के अंदर टेंजेंट भी फ्लो होगा, मतलब इसको बिल्कुल सीधा पुश भी करेगा, और ऊपर से भी नीचे जब जाएगा ना, नीचे जब जाएगा, ये देखो पानी ऊपर से जब नीचे आएगा, ऊपर से जब नीचे गिरेगा पानी, तो उस फ्लो को क्या कहेंगे हम, एक्सियल फ्लो भी। हाँ, जो इधर से धक्का मारेगा उससे टेंजेंट होगा, जो ऊपर से नीचे गिरेगा पानी, फ्लो घूमते घूमते नीचे भी तो गिरेगा, नीचे इसके ब्लेड्स लगे होते हैं। ये काफी बड़ा बना होता है। देखो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं दूसरी तरीके से, देखो अब ये देखो, देखो ये देख रहे हो। अब देखो दोबारा से देखो, ये जो मिक्स्ड वाला है, मिक्स्ड वाला देखो इसके अंदर क्या है, ऊपर भी ब्लेड्स है और नीचे भी ब्लेड्स है। मिक्स्ड वाले में देखो ऊपर भी ब्लेड्स है और नीचे भी ब्लेड्स है। पहले ऊपर वाले को धक्का मारेंगे टेंजेंट वे में, और जब ऊपर से नीचे घूम कर आएगा नीचे वाले को भी एक्सियल फ्लो देंगे। तो डैट मीन्स इसका टेंजेंट प्लस एक्सियल फ्लो है, दोनों ही फ्लो है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्या चीज,
रिएक्शन जो फ्रांसिस से कपल हाँ होते हैं रिएक्शन का एग्जांपल हाँ रिएक्शन में क्लियर हो गया इतनी चीज हैं रिएक्शन में कैप्टन भी होगा टेंशन। हाँ क्लियर हो गया कि नहीं इतनी चीज। क्लियर होगी इतनी चीजें। तो इंपल्स टरबाइन में कौन कौन से टरबाइन गिरते हैं? इंपल्स टरबाइन सिर्फ पेल्टन का होता है, ठीक है। और रिएक्शन में कौन सा होता है? पेल्टन फ्रांसिस प्लस कैप्लन। देखो मैं एक तुम्हें बात बताऊं, रिएक्शन का क्या मतलब होता है? ब्लेड्स के साथ घुल मिल जाना वाटर का, घुल मिल जाना पानी का। अब जब इसके अंदर पूरा पाइप के अंदर जाके फ्लो करेगा तो वो ब्लेड्स के अंदर भी घूम रहा है पानी, ठीक है। ब्लेड्स के अंदर भी घूमेगा पानी, मतलब वो रिएक्शन थ्योरी की वजह से ब्लेड्स को घुमा रहा है। समझ गए इतनी चीज। इंपल्स में क्या हो रहा है? सिर्फ वो धक्का मार रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में टरबाइन के ब्लेड्स लगे थे, सिर्फ वो पानी इधर से आके धक्का मार रहा था, पुश कर रहा था। उसको हम क्या कह रहे थे? इंपल्स। रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि जब ब्लेड्स ऊपर से नीचे घुल रहे, ऊपर से नीचे जब पानी गिरेगा तो इनके ब्लेड्स के साथ घुल मिल जाएगा, घुल मिलकर फिर वो फोर्स लगाएगा, उसको हम क्या कह रहे हैं? रिएक्शन। इसमें भी क्या हो रहा है? जब पानी पूरा यहां से आएगा, एंटर करेगा, यहां से ब्लेड्स के साथ घुल मिल जाएगा, ठीक है, तब वो उसको घुमाएगा। तो उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं? तो इसके अंदर मिक्स्ड फ्लो देखने को, चलो इसके एंड में लिख देता हूं मैं। तो टरबाइन आर क्लासिफाइड इन 2 वेज, ठीक है। ऑपरेशन तो समझ आ गया। अगर मैं क्लासिफाइड करूं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, पहला सबसे पहला कौन सा है? एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो टरबाइन कौन से होते हैं? कौन सा टरबाइन होता है? हाँ, एक्सियल फ्लो कौन सा होता है? टेंजेंट फ्लो कौन सा होता है? टेंजेंट फ्लो कौन सा होता है? अभी तो लास्ट में देखा कौन सा था है? अभी जो लास्ट में देखा था वो कौन सा था? फिर एक्सियल फ्लो कौन सा है? ऊपर से नीचे गिरता है, कौन सा फ्लो है? बताओ। अभी तो तुमने तुम्हारे सामने ही है, तुम सामने ही देख रहे हो। कंफ्यूज हो गए क्या? क्या पहले वो फॉर्म क्या थी? KFP। सबसे पहले कौन सा दिखाया था? कैप्लन में कौन सा हो रहा था? टेंजेंट में कौन सा था? और मिक्स्ड में कौन सा था? कैप्लन कहां पर यूज होता है? लो हेड में या हाई हेड में? फिर भूल के KFP लिखा भी हुआ। समझ गए? टेंजेंट फ्लो, एक्सियल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो, ये दोनों किसके अंदर हैं? ये दोनों नहीं, ये दोनों, ये वाले दो किसके अंदर है? रिएक्शन के अंदर। और ये वाला इंपल्स के अंदर। बस इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कोई तुम्हें हाइड्रो में। समझ गए? टरबाइन हो गए, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट के हेड समझ आ गए, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। टरबाइन समझ आ गए, 3 टाइप के टरबाइन होते हैं। क्लियर हो गए? अब एक और चीज है, सिर्फ लास्ट है। एक तुमने सुना होगा कि एक हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है एक पम्प्ड स्टोरेज प्लांट भी होता है।
पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। हाँ जैसे जो टेलर से पानी पंप वापस की तरफ हाँ। ऐसे करो। लिख लिया, ये चीज लिख ली। चलो सर ये हेड का लिख लेना, हेड कहीं लो हाई छोड़ के छोड़ दो। चलो क्लियर होगी इतनी चीज? ये आया हुआ क्वेश्चन है पीएसपीसीएल में। हाइड्रो में से यहां से आते हैं, हेड वगैरह हो गए। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, अब ये जाकर ना एक बार रिपीट करना है इस लेक्चर को, और फिर क्वेश्चन लगाना हाइड्रो के। ना सॉल्व हो तो कह देना, कोई भी क्वेश्चन ले लेना। जाओ, हाइड्रो से अब तुम मार नहीं खाओगे कोई भी क्वेश्चन, मैक्सिमम तुम्हें समझा दिया ये। देखो, जो पावर प्लांट होते हैं ना, हाइड्रो पावर प्लांट, एक तो हो गए डैम वाले, ठीक है, एक मैंने तुम्हें बताया था रन ऑफ रिवर वाले, रन ऑफ रिवर वाले। ठीक है, रन ऑफ रिवर में भी एक होता है रन ऑफ रिवर, या सिर्फ सुन लो, रन ऑफ रिवर विद पॉन्डेज, पॉन्डेज मतलब पॉन्ड बनाया गया होता है। ठीक है, एक होता है रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज। मतलब क्या कि एक रिवर बह रही है, उसके साइड पे वाटर को स्टोर करने के लिए पॉन्ड बना दिया। ठीक है, एक हो गया बहती रिवर से ही तुमने सीधा ही आगे लगा दिया डैम, और उसके आगे उसी पानी को तुमने यूज करना शुरू कर दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? और एक और चीज होती है पम्प्ड स्टोरेज। पम्प्ड स्टोरेज, पम्प्ड स्टोरेज कहां काम आता है? पम्प्ड स्टोरेज सिर्फ पीक लोड में काम आता है। कहां काम आता है? पीक लोड में। कहां काम आता है? पीक लोड में। मतलब क्या, ऊपर से डैम से पानी इकट्ठा कर लिया तुमने, नीचे पेनस्टॉक तक पहुंचा दिया, नीचे टरबाइन लगा था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी शुरू होगी। ठीक है, यहां पर टेल रेस है। ठीक है, यहां पर टेल रेस है। क्लियर होगी? अब ये जो तुम डैम यूज कर रहे हो, ये तुम्हें एक बेस लोड का सप्लाई दे रहे हो। बेस लोड मतलब हमारे घरों में, मतलब तुम मान के चलो तुमने एक शहर में डैम लगाया, उस शहर की जो कैपेसिटी थी वो 200 मेगावाट की थी। कितने वाट की? 200 मेगावाट की। ठीक है, तुमने 200 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक डैम बना दिया। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो 200 मेगावाट, एग्जांपल दे रहा हूं, 200 मेगावाट की जनरेट करेगा। ठीक है, मान लो तुम्हारा लोड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तुमने तो डैम 200 मेगावाट का लगाया था, डैम तो ये लोड तुम्हारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब वाटर तुम्हारा क्या है? उतना है नहीं गा। पानी तो बेस लोड को सप्लाई करने के लिए पानी उतना है नहीं गा, पानी तो तुम यूज कर ही जा रहे हो बेस लोड के लिए। मान लो पीक लोड आ गया, पीक लोड वो कुछ ही टाइम के लिए आता है। ठीक है, तो ये जो पानी होता है ना, ये वापस से इधर पहुंचाया जाता है, वापस से इधर पहुंचाया जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये जो पानी तुमने स्टोर करके रखा है, यह होली होली कुछ ना लेवल पे तो कम होगा कि नहीं होगा? जब तुम कंटिन्यूसली यूज करोगे, कुछ ना कुछ लेवल पे कम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आखिर ये तुम स्टोर कर रहे हो ना, नेचुरल वाटर है, खड़ा वाटर है, कोई नदी बह थोड़ी ना रही है कि कोई ना हम यूज कर रहे हैं, पानी तो इकट्ठा हो ही जा रहा है। ऐसे थोड़ी ना, ये तो खड़ा पानी है। समझ रहे हो कि नहीं? होली होली इंक्रीज होगा ना इसका लेवल, तो एकदम से थोड़ी ना इंक्रीज हो जाएगा, टाइम के साथ ये लेवल इंक्रीज होता है इसका। अब जो तुम्हारा पीक लोड आ गया, पीक लोड में तुम्हारा इधर पानी उतना है नहींगा पीक लोड को सप्लाई करने के लिए, तुम क्या करते हो? टेल रेस से वापस पानी इधर पाना शुरू कर देते हो। तो वो किसकी हेल्प से पाओगे? अगर नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना तो किसकी हेल्प से पहुंचाओगे? पंप की हेल्प से पहुंचाओगे, पंप की हेल्प से पहुंचाओगे। तो ये जो पानी, ये जो प्लांट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट। कितनी नदियों को तुमने भेजा था पानी आगे? एक में ही भेजोगे ना, तो वो उसी से ही पानी वापस इधर भेज सकते हो। अब जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तैरी डैम। तैरी डैम ना सबसे बड़ा डैम है, तुम्हें पता ही, मैंने पढ़ाया भी था। उसके अंदर ना अंडरग्राउंड पाइप्स बनी हुई हैं पेनस्टॉक की, मानोगे जमीन के अंदर, और इतनी टनल है ना उसके अंदर। उनका कहना यह है कि जब भी तुम्हें तैरी डैम देखने आना हो ना, तुम्हें एक गाइड जरूर दिया जाएगा। अगर जो तुम शौक में कहो ना कि हम खुद देख लेंगे, उसके अंदर इतनी टनल है कि तुम खुद गवाच जाओगे, तुम बाहर नहीं आ पाओगे। इतना ज्यादा वो अंडरग्राउंड है, वो पूरा एक पर्वत है,
उसके अंदर वो पाइपें बनी हुई हैं, अंडरग्राउंड है वो पाइप, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट डैम है वो, हाईएस्ट सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। पाइपां दे विच नहीं लगे, टनल है ना, टनल है अंदर, अंदर सारा कुछ जनरेशन वगैरह सब कुछ अंदर बना हुआ टनल के अंदर देखने के लिए। अगर यार पाइपों को ये देखो ना, ये जो मैंने बात तुम्हें बताई है, पेंस्टो को क्लीन नहीं करना होता, पेंस्टो क्या लगा के छोड़ दी, मेंटेनेंस चाहिए होती है ना। तो जब पेंस्टो की अंडरग्राउंड कर दे तो फिर मिट्टी खोद के उसको साफ करोगे, इतनी तो बात समझते हो ना। तो उसके लिए टनल ही चाहिए ना, और क्या चाहिए। उन्होंने जगह जगह टनल बनाई हुई है, पेंस्टो को साफ नहीं करना होता। अब ये मान लो ये टरबाइन है, टरबाइन को क्या साफ नहीं करते होंगे? टरबाइन को पता कैसे साफ करते हैं? टरबाइन के जो मैंने तुम्हें टरबाइन बताया उसके नीचे यहां से ड्राफ्ट ट्यूब देख रहे हो ना, ड्राफ्ट ट्यूब देख रहे हो ना, वो ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर एंटर करके ऊपर जाते हैं। वो ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर जाकर वो ऊपर से थोड़ी ना जाला, वो ऊपर से कपड़ा थोड़ी ना यूं घुमा देते हैं, वो ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर से जाते हैं। समझ गए कि नहीं? मैं भेज दूंगा। अब जो ये ड्राफ्ट ट्यूब होती है ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो पानी है ये हाई प्रेशर में इधर आ रहा है और एकदम से नीचे को जाएगा, अगर एकदम से नीचे को जाएगा, यहां तो जो नदी है वो सेमी बैठी थी, नॉर्मल थी, अगर उसका पानी तुमने एकदम से इधर से हाई प्रेशर से पानी आएगा तो वो तो बहाव बाहर को चला जाएगा, पार को जाएगा कि नहीं जाएगा बहाव, ठीक है, खिलारा पा देगी वो नदी में, आसे पासे बहाव एकदम से बढ़ जाएगा, वो पानी फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा आसे पासे। इसलिए इसके एरिया को ज्यादा किया जाता है, ड्राफ्ट ट्यूब का जो एरिया होता है वो ज्यादा किया जाता है, ताकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर पानी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत बड़ा डैम है, देखकर उत्तराखंड का है। हाइड्रो पावर की ज्यादा तो होती है स्टीम पावर प्लांट से, सिर्फ स्टीम से, थर्मल से भी होती है, थर्मल की तो एफिशिएंसी काफी कम होती है, हाइड्रो की ज्यादा होती है। अब इसका तुम एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लोगे, या वो भी लिखवा दो। पोल्यूशन फ्री वाटर है, ठीक है। हालांकि इसकी तुम्हें एक बार समझ के चलना है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, बट इसको लगाने की कॉस्ट ज्यादा है। इसको लगाने की, इसको डैम को बनाने की, एक बार तुमने डैम बनाने की जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, रनिंग कम है। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसको हम रनिंग कॉस्ट कह देते हैं, मतलब एक बार ये स्टार्ट हो गया उसके बाद इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसा पहला एक प्लांट है जिसकी रनिंग कॉस्ट सबसे कम है बट कैपिटल कॉस्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर डैम भी बनाने कोई सौखे थोड़ी ना पड़े हैं आजकल, समझ गए। अच्छा, डैम को वो बनाएंगे कैसे, मेरे को बताना जरा। अगर एक नॉर्मल रिवर है, मान लो तुमने यहाँ पर जो ये बजीतपुर के पास रिवर है, इसके अंदर डैम बनाना, क्या करोगे, कैसे करोगे? पानी के अंदर तैर कर करोगे दीवार खड़ी? पहले उसको एक डाइवर्जन देंगे, हाँ, नई नदी से निकालनी। जो एक नॉर्मल नदी होती है ना, उसके अंदर अगर जो तुमने डैम बनाना, तुम पानी में तैर तूर के नहीं बनाओगे डैम, तैर तूर के बनाओगे? जो तुम सीमेंट लगा रहे हो वो घुली जा रहा है पानी के अंदर। मेरी गल सुनो, जिवें हुण दरिया दे विच पानी खड़ा होवे ते तां वी पुल चक लेंदी है, ਉਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੁਲ। देखो, अब ये जो डैम है ये जमीन के साथ बनाना पड़ेगा, जमीन के अंदर तक मतलब करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर भी तो जाता है ना डैम, मजबूती चाहिए कि नहीं, या ऊपर ही खड़ा करके रख दिया सिर्फ, अंदर भी तो जाएगा ना जमीन के। तो उसके लिए हमें यहाँ से पानी को क्लियर करना पड़ेगा। अब पानी इतनी बड़ी नदी है, कैसे क्लियर करें, बाल्टियों से निकालें? पानी को क्लियर तो करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बनता है कि डाइवर्जन बनता है, यहाँ से डाइवर्जन बनता है, इतना एरिया वो क्लियर कर लेते हैं, यहां से डाइवर्जन बनता है और यहां पर जाकर फिर से नदी कनेक्ट हो जाती है, ये डाइवर्जन बनाते हैं। यार पुल नदी अंदर थोड़ी ना बनते हैं, जमीन तक थोड़ी ना पुल बनते हैं, उसके लिए फिर क्या करते हैं वो जो हरिके वाला पुल बना है वो जमीन तक लगा हुआ है कि नहीं, पहले मेरे को ये बात बताओ। उसके दो जो साइड पे ये वाला पुल है उसके यहाँ पर खंभे सारे लगे हुए हैं कि नहीं बीच में,
वो खंबे ही गए हैं ना जमीन के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। डैम की तरह थोड़ी ना, बट उसको भी क्लियर करा था उन्होंने। जितना ऊपर होता है वो कितना डूंगा थल्ले बनाना पैंदा है। थोड़ उसकी मजबूती ज्यादा चाहिए, थोड़ी ना माड़ा सा पानी तेज है वो साथ ही गया, खत्म थोड़ी ना हो गया। तो ये सबसे ज्यादा जो मेन काम होता है ना हाइड्रो पावर प्लांट का, वो डैम ही होता है। अगर जो तुमने डैम ही स्ट्रांग नहीं बनाया तो तुम्हारा पावर प्रोजेक्ट ही सारा खत्म है। डैम जितना स्ट्रांग बनाओगे, सबसे मेन काम ही ये डैम होता है। डैम बन गया तो प्रोजेक्ट समझो आधा कंप्लीट हो गया। डैम ही बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि नींव ही इसकी डैम पे खड़ी है। समझ गए? पानी के फ्लो का कहते हैं ना, आग और पानी से कभी भी बदला नहीं लेना चाहिए, कभी भी उससे पंगे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत होता है जिसको हम देख भी नहीं सकते, मतलब फील भी नहीं कर सकते, इतना फ्लो होता है पानी का। अब तुम ये देखो जी, अगर जो तुमने ये जो डैम बनाया है ये नाजुक सा बना दिया तो ये तो डैम रुट जाएगा सारा, क्योंकि पानी का फ्लो एक टाइम में बहुत हो जाता है जी। समझ गए? तो डैम ही नींव होती है हाइड्रो पावर प्लांट की। समझ गए कि नहीं? तो जो भी डैम बनाना है उसको डाइवर्जन देकर पहले पानी उधर का क्लियर किया जाता है, फिर उसके बाद दिया जाता है। कोई ना, मैं वो भेज दूंगा। अब इससे ऊपर क्वेश्चन ही आएगा, इसको लगा लेना।